अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सवेरा शामी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ तज्ज़िया निगार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप इनको सियासी तज्ज़िया निगार के हैसियत से जानते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करने वाले। हम बहुत आम हल्की फुल्की गुफ्तगू करेंगे और ये गुफ्तगू होगी वुमेंस डे के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, उनके हमारे मुल्क में जो हालात मुश्किलात उनको दरपेश हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। बात हम इसलिए करेंगे कि मुझे ये लगता है कि मैं आज जो भी हूँ और जहाँ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे वालिद का है, और बेशक बाकी बहुत सारे और लोग हैं जिनकी सपोर्ट है, जिसमें मेरी वालदा हैं, भाई हैं, मेरे शौहर हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मेरे वालिद साहब का है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आप तक वो गुफ्तगू पहुँचाऊँ जिसकी वजह से मुझे हिम्मत और हौसला मिला यहाँ तक पहुँचने का। शायद मेरी तरह और बहुत सारे लोगों को ये हौसला मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपके घर बेटी पैदा हुई, यानी कि मैं, तो आपके क्या उस वक्त आपकी कैफियत थी, क्या आपकी उस वक्त दिल में आया? बड़े अच्छे तासुरात थे, खुशी हुई? बड़ी खुशी। अच्छा, हमारे यहाँ तो दो बेटे तो पैदा हो चुके थे ना। हाँ। इससे पहले, और अगर ना होते पहली में होती अगर तीसरा भी बेटा पैदा हो जाता तो फिर मायूसी होती था थोड़ी सी। अच्छा चले। हाँ। और दिल जरा टूटता। तब बच्चे की ख्वाहिश थी कि बेटी पैदा होनी चाहिए। वैसे भी बेटी जो है उसकी पैदाइश जो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनकी बेटी थी, और इसलिए जो बेटी है उसकी पैदाइश का एक अपना मज़ा है। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो माशरे में ना जब मिठाई बांटते हैं बेटा बेटी के पैदा होने पर तो वही फ़र्क होती है ना, बेटी के लिए बर्फ़ी है, बेटे के लिए लड्डू है। कई दफ़ा बेटी के साथ बांटी ही नहीं जाती। तो बर्फ़ी लड्डू का तो एक मामला और है, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। लेकिन मेरे ख्याल हमने तो मिठाई बांटी थी आपके पैदा होने पर। मैं पता नहीं कुछ, आपने तो मेरे ख्याल आपने तो लगता है मुझे ऐसा है कि खुद ही फैसला कर लिया होगा। मैंने तो लड्डू बांटो भाई। पता नहीं अब आपने क्या बांटा? लड्डू बांटे गए थे, जो भी बांटा गया बहरहाल उसी तरह बांटा गया था जिस तरह बेटों के पैदा होने पर बांटा जाता है। अच्छा, क्या आपका जो अपना घर था, जैसे जब दादी थी या अब्बा जानते हैं, तो वहाँ पे भी बेटा और बेटी में कोई तफरीक थी कि नहीं? नहीं, कोई तफरीक नहीं थी। मतलब आपने शुरू से ही माहौल देखा? देखिए, हमारी वालिदा जो थी उनका हुक्म चलता था घर पे, और वालिद साहब तो बहुत कम दखल देते थे अपने घरेलू मामलात में। तो डिसीजन मेकिंग जो थी वालिदा के पास होती थी, और वो अपना पूरा एतमाद के साथ अपना घर चलाती थी। और हमारी मैं ख्याल जितनी पिटाई वालिदा से की है वालिद साहब ने तो कभी मेरा एक आध चपत लगाई होगी, जो मेरे ख्याल एक दो बार का ही वाक़या है। लेकिन वालिदा साहबा जो हैं वो तो काफ़ी हमें रखती थी अपने डिसिप्लिन में, कंट्रोल में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह 4 बेटे हैं और लोग बेटों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि उनको आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। आपने बेटी को भी उतना ही पढ़ाया लिखाया और उतने ही उसको उस तरह के मौके दिए, तो आपने ये नहीं सोचा कि 4 बेटे उन पे शौक पूरा करता हूँ, बेटी ने तो अगले घर चले जाना है, इसको मैंने पढ़ा लिखा के क्या करूँ इतना? असल में एक तो मुझे ये शौक था कि हमारे घर में कोई डॉक्टर होना चाहिए, तो वो मैंने कहा बेटी डॉक्टर बन जाए। मगर बेटी जो है वो मास कॉम में चली गई, भाग गई साइंस से, लेकिन फिर वो PhD डॉक्टर बन गई। चलिए, फिर वो ख्वाहिश जो है वो बहू में जाके पूरी हुई। तो उस्मान शामी साहब की जो शादी हुई तो वो डॉक्टर महक जो हैं वो हमारे घर में आ गई। तो अब 2 डॉक्टर हो गए, एक आप डॉक्टर हैं और एक वो डॉक्टर हैं। तो वो डॉक्टर तो मरीज़ों का इलाज करती हैं, और आप डॉक्टर पता नहीं क्या करती होंगी, शायद कुछ करने की कोशिश करते ही हैं मरीजों से कुछ ना कुछ छेड़छाड़। तो बहरहाल देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बाद वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसानी सोच पे बड़ा असरअंदाज होते हैं। मैं चाइना गया, मैं 80s में, अर्ली 80s की बात है। तो एक APNS का डेलीगेशन था, वो चाइना गया। हमीद हारून साहब उसके सरबराह थे, और काफ़ी दौरा तफसील का था, कुछ मेरा 2.5-3 हफ्ते का। कई मुकामात पे हम गए और अच्छी तरह चाइना जो है उसका मुताला किया, उसके अदारों को देखा, उसके शहरों को देखा, उसके लोगों से मिले। तो हमारा जो इंटरप्रेटर था ना, वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर था अंग्रेज़ी का, और उसकी जो बेगम थी वो भी लेक्चरर थी अंग्रेज़ी की। तो वो मुझे एक दिन कहने लगा, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा हमें 2 कमरों का मकान मिल गया है, तो अब हम एक मेट रखेंगे
क्योंकि एक बेटा था, उसका बच्चा एक, उस वक्त चाइना में एक ही बच्चे की इजाज़त थी शायद, तो वो मेट रखेंगे, हमारे बच्चे को लुक आफ्टर करेगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये 2 कमरों से क्या ताल्लुक है मेट का? अच्छा, उसने कहा हमारा कानून ये है कि अगर आप घर में मेट रखें तो उसको उसी तरह का बेडरूम देना पड़ेगा जिस तरह का बेडरूम आपका है, उसी तरह कमरा देना पड़ेगा उसको एक। अगर एक कमरे का मकान है, एक कमरे का मकान वाला तो फिर मेट नहीं रख सकता। अब हमें 2 कमरे का मकान मिल गया। मैं कहा दोनों क्योंकि कमा रहे थे, और तो अब हम एक कमरे में मेट रख लेंगे, उसको मेट को दे देंगे तो मेट रखेंगे। तो चाइना जो था, और चाइना भी क्या, किसी कम्युनिस्ट मुल्क में पर्सनल सर्वेंट रखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन चाइना में जब बेरोजगारी बढ़ी तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी हदूद व क़यूद के साथ कि आप घर में सर्वेंट रख सकते हैं, लेकिन फिर उसकी शराइत बड़ी कड़ी आयत की। तो ये जो है, मैंने उससे पूछा इंटरप्रेटर से, उस वक़्त चाइना में जो तनख्वाह थी ना, उसका कोई जो था ऐसा था 50 युआन 55 युआन, बस लेक्चरर की तनख्वाह इतनी ही थी। और मैंने पूछा तुम्हारी कितनी तनख्वाह? उसने बताया को 55 युआन है, ये 50 युआन। तो तुम्हारी बीवी की कितनी तनख्वाह है? उसने कहा वो भी 50-55 युआन है। कोई बताइए इसकी फिगर। तो मैंने कहा मेट को क्या दोगे? उसने कहा हम 35 युआन देंगे उसको, मेट को। मतलब 25% से ज्यादा तकरीबन। नहीं, 35 युआन उसकी तनख्वाह। हाँ। और एक लेक्चरर जो है उसकी तनख्वाह जो 55 या 50 युआन। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ओ बेवकूफ, ये 15-20 युआन के लिए क्यों मुसीबत में डालते हो अपने आप को? एक घर का कमरा भी दोगे, बीवी भी मुसीबत में जाके पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में, तो बीवी को कहो घर बैठे आराम से घर चलाए, बच्चे को संभाले, ताकि सुखी सुखी जिंदगी गुजारो 2 कमरों में। तो वो उसने मुझे कहा भाई शामी साहब, बात ये नहीं है, मेरी मेट जो है वो कोई मिडिल पास होगी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की उसने। मेरी बेगम जो है उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उस पर हमारी रियासत ने इन्वेस्ट किया है, उस पर खर्च किया है, उस पर सरमायाकारी की है। तो हमारी कौम जो है, हमारा मुल्क जो, उसका पैसा लगा है उस पर, अब हमें वो वापस करना है। और उसका काम है कि वो पढ़ाए बच्चों को, रिटर्न करे। और मेट जो है तैयार है, वो 8वीं पास होगी, 9वीं पास होगी, तो वो अपना काम करेगी। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह अब उसने कहा कि हमने स्टेट को पैसे वापस करने हैं और हमने अपना जो फर्ज है उसको पूरा करना है, तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। हम तो मेडिकल डॉक्टर बनाते हैं, इतने अरसे बाद उसकी शादी होती है बच्ची की, और उसके बाद जनाब ससुराल वाले कहते हैं डॉक्टरी जो ले तो डॉक्टर बहू आए हैं, लेकिन उसको जॉब की इजाजत नहीं। मैंने ये जो उसकी बात थी ना, उसने मेरे सोच का अंदाज बदल दिया। जब मैं वापस आया तो मेरा ख्याल, आपको पता नहीं एफए में थी या कोई क्या थी किस वक्त, पता नहीं, और छोटी जब भी थी, छोटी होंगी। जब भी आप एफए में गई, बीए में गई, तो फिर आपने कहा आगे पढ़ना, तो मैंने फिर कहा कि नहीं, आगे तब पढ़ना है अगर आपने नौकरी की जॉब करनी है तो। आगे रिटर्न करना है, अगर नहीं करना रिटर्न तो फिर बीए के बाद शादी हो जानी चाहिए, बस ठीक है। तो एफए के बाद भी हो सकती। तो मेरी सोच का अंदाज बदल गया। देखिए, मैं दिन रात देखता हूँ डॉक्टर्स जो हैं, वो उनकी शादियां होती हैं, लेडी डॉक्टर्स जो हैं, और उनके ससुराल वाले उनको काम नहीं करने देते, उनको जॉब नहीं करने देते, उनको सर्व नहीं करने देते। इस तरह मैं देखता हूँ कि पीएचडी टीचर्स हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और उनको जॉब नहीं करने देते उनके ससुराल वाले। ससुराल वाले कहते हैं आप बस घर संभालें, बच्चे संभालें, और अपना बावर्ची खाना संभालें। तो ऐसे लोग, जब मेरे पास कई दोस्त आते हैं ये शिकायतें लेके, तो मैं पूरी कुव्वत के साथ फिर उन बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ, उनके ससुराल वालों की गोशवाली करता हूँ। और मैंने
ये मुतअद्दद बार शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी बात हुई, यूसुफ रज़ा थे, उस वक्त भी बात। मैंने कहा ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए मुल्क में कि किसी ससुराल वाले को ये हक ना हो, ससुर को या सास को, कि किसी वो डॉक्टर को घर बैठा सके या किसी जो पीएचडी स्कॉलर है उसको घर बैठा सके, क्योंकि और उसको सजा देनी चाहिए इस बात का। और लेकिन अफसोस ये कि हम बातें बहुत करते हैं। हमारे नसीम हसन शाह साहब ने, जो चीफ जस्टिस थे, वो फैसला दे दिया। पहले ख्वातीन की सीटें जो थी वो मुख्तस होती थी, उन्होंने फैसला दे दिया, मेरिट को जनरल कर दिया, तो जो लड़कियां जो थी आला तालीम में उनकी तादाद बढ़ गई, मेडिकल में भी उनकी तादाद बढ़ गई, लेकिन उनका एक बड़ा हिस्सा जो है उसके बाद जॉब नहीं करता या उनको करने नहीं दी जाती, और ये मुल्क का ज़िया हो रहा है। और मैंने बार बार हुकूमतों से कहा है कि आप बॉन्ड भरवाएं वालदैन से, ससुराल से, कि आप अगर इनको बच्चों को काम नहीं करने देंगे तो फिर जुर्माने के साथ रकम वापस करेंगे कौम की। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हमें सियासत से फुर्सत मिले, हमें मुर्गे लड़ाने से फुर्सत मिले, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने से फुर्सत मिले, तो को अकल की बात हम करें, सोचें, इक़दाम करें, फैसला करें। अब भी मैं समझता हूँ किसी शख्स को, खा वो बाप हो, खा वो शौहर हो, खा वो ससुर हो, खा वो सास हो, ये हक नहीं होना चाहिए कि किसी पढ़ी लिखी लड़की को जॉब करने से रोके, सर्व करने से रोके, और उसको उसका सारा इल्म जो है उसको बावर्ची खाने में बंद करके रख दे। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि ये बात ठीक है कि हमारे हुकूमतें कुछ नहीं करती, कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे जो घर है, घर का जो माहौल है, मर्द को क्यों इतना शौक है कि उसने औरत से अपनी बात ही मनवानी है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है, उसको हमने दबा के रखना है और उसको हमने घर से निकलने नहीं देना, काम नहीं करने देना, काम पे चली गई तो घर मुतासर हो जाएगा। तो मर्द में ये शौक क्यों, ये कोई अंदर होता है? ये तो कोई हिंदी मुआशरे की देन है, ये हिंदू कल्चर है, ये हिंदी कल्चर है, जो हमारे अंदर आ चुका है ना। ये मुसलमानों की रवायत नहीं है, ये अरब कल्चर नहीं है। देखें, बात ये है, औरत की एक अपनी हैसियत है जाती। हाँ। और अगर आप पढ़िए, हमारी फ़िक़्ह को देखें, हमारे आप अहादीस को देखें, तो औरत जो है घर का काम करना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे को दूध पिलाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। उसका मुआवजा वो अपने शौहर से तलब कर सकती है। औरत की जो इनकम है, वो अगर औरत की इनकम, अगर वो जॉब कर रही है, वो अपनी इनकम है उसकी, वो घर पे अपनी मर्जी से खर्च कर दे। रोटी पकाना, खाने का एहतमाम करना, वो अपने पैसे, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, औरत का, देखिए, औरत का उसी तरह एक अलग वजूद है जिस तरह मर्द का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हज़रत खुदीजा के साथ उनके माल से तजारत करते थे, उनके साथ शराकत थी उनका। और ऐसी आप देखिए हदीसें, एक औरत हुजूर के पास आई, या रसूलुल्लाह, मेरा शौहर जो है वो बड़ा गरीब है, उसके वसाइल कम हैं, मैं अपनी ज़कात उसको दे दूं? आपने कहा वो तो अव्वलीन मुस्तहिक़ है। तो इस तरीके से औरत की आमदनी, उसकी हिफाजत, उसका इस्तेमाल, उसका हक उस पर, ये तो बड़ा तस्लीम करता है। हम तो यानी एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जिसमें सिर्फ नारे लगाए जाते हैं इस्लाम के, अमल जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। अगर हम ये, जैसे आपने भी बातें की हैं कि इस्लाम ये कह रहा है, फ़िक़्ह ये कहती है और ये हुकूक औरत को हासिल है, लेकिन जब ये औरत ये हुकूक की बात करती है या किसी से मतलब कहती है कि मुझे ये दे दो, तो उसको तो बागी कहा जाता है, उसको तो कोई राह से भटकी भी कहा जाता है, तो देता तो कोई भी नहीं है ना। ये तो जहालत की पैदावार हम अपने घरों में हमने देखा। हमारे अपने घरों में, हमारी फैमिली में, हमारे भाइयों में, हमारे ताया चचों में, हमने तो सब यही देखा कि घर के मामला सारे जो थे वो औरतों का फैसला होता था, वो चलाती थी, और मर्द भी उसमें मुआवनत करते थे। तो घर में, देखिए, घर में ऐसा माहौल नहीं होता, ना होना चाहिए। ये तेरा मेरा नहीं है, ये अगर तू मैं शुरू हो जाए तो फिर तो बात खत्म ही नहीं होगी ना। ये कोई घर जो है वो कौमी असम्बली नहीं है कि उसमें आप एक कायदे, इसमें इख्तलाफ है और एक कायदे ऐवान है, और दोनों ने एक दूसरे की अजी तजी करनी है और एक दूसरे को बात नहीं करने देनी। ये गाड़ी है, इसके दो पहिए हैं,
एक औरत है, एक मियाँ है, एक मर्द है, एक बीवी है, औरत है, दोनों ठीक चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, वरना डीरेल हो जाएगी। आपको लगता है जो औरत मार्च होती है और बाकी चीज़ें होती हैं ऐसी होनी चाहिए, दुरुस्त है ये? एक हद के अंदर तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये हकूक मांगने की बात नहीं है, ये फ़राइज़ अपने अदा कीजिए, एजुकेट कीजिए लोगों को। एजुकेट करने से असल में तो हमारे यहाँ हालत क्या हो गई, तालीम की क्या हालत है, हमें कितने लोगों को पता है, हमें तो खाना खाने के आदाब नहीं पता, तो आप बाकी मामलों की क्या बात करेंगे। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पति खाना खाते हैं तो वो जनाब इतनी प्लेट भर लेते हैं और आधा छोड़ देते हैं और खाने पे इस तरह लपकते हैं जिस तरह कुत्ते लपकते हैं और उसको देख के रोटी को। मगर हमारे घर में तो ऐसा नहीं था, इजाज़त ही नहीं थी, तो अपना जितना खाना है उतना ले। तो खाने के आदाब नहीं मालूम है, तो रहने के आदाब नहीं मालूम है, सोने के आदाब नहीं है, जागने के आदाब नहीं है। तो अपनी जहालत को हम क्यों किसी मुकद्दस गलाफ में लपेटें और इस्लाम को इसमें खाम मुलव्वस करें। ये मामला, ये जहालत का मामला है, ये कोई और मामला नहीं तो ये है। जहालत कैसे दूर हो सकती है? आपके इस फिलॉसफी को मानते हैं कि जो घर है वही तरबियत गाह होती है, जो माँ है वो तरबियत करती है, और अगर ये ऐसी जहालत है तो इसमें भी कहीं ना कहीं औरत का कसूर है या उसकी तरबियत का कसूर होता है घर में? देखिए बात ये, सारे मिलकर ही एक घर बनाते हैं ना, एक फर्द तो घर नहीं बनाता। एक हमारे वाले साहब जो थे, उनकी भी अपनी कंट्रीब्यूशन थी ना अपने घर में। उनका एक वो रोल मॉडल थे, अपने बाप को अपने रोल मॉडल के तौर पे देखते थे। सुबह उन्होंने उठना है, जिस तरह रहना है, वो बावजू रहते थे हर वक्त। तो अब हमारे लिए, हमारे अंदर ये ख्वाहिश होती है कि कोई लम्हा ऐसा ना हो जाए कि वजू के बगैर हो। तो अब ये जो सारी चीज़ें रवायात हैं, ये आप रोल मॉडल बनना चाहिए, माँ को भी, बाप को भी, सबको एक दूसरे, ये तामीर करनी है ना, अपने जन्नत बनानी है, अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये लड़ने भिड़ने का मामला नहीं है, ना इल्जाम देना चाहिए एक दूसरे को। अल्जाम तराशी की बात भी नहीं है, और मोहब्बत में तो अल्जाम तराशी वैसे भी नहीं होती। वहाँ तो मोहब्बत तो अल्जाम कबूल करने का नाम है, अल्जाम देने का नाम नहीं है। कि कहें कि हाँ ये हमसे हो गया, अब इसको हमने गलती हो गई, उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, सुधार लेते हैं। जब भी मेरी किसी से कोई बहस होती है, कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है या कुछ तनाज़ा होता है, मैं पहला गौर करता हूँ, अपने आप से सवाल करता हूँ, तुम्हारी क्या गलती थी। हाँ, अपनी गलती फिर दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ, दूसरे की बात बाद में होती है। तो मतलब हमें जब भी कोई झगड़ा है, कोई मसला आता है, तो पहले अपनी गलती पे गौर करना चाहिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर बिल्कुल जो है वो उंगली उठानी पहले चाहिए, अपनी उसके गलती पे ऊपर गौर बात करें। करना चाहिए। अगर मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाती थी, हम घर में आके कहते थे फला बंदे, शिकायत आती थी कि ये लड़ाई हो गई फलाने बच्चे से, हमारी वालदा पहले हमारी खुद पिटाई करती थी, पूछे बगैर कि लड़ाई क्यों हुई है। वो हमारी मुरम्मत करती थी, वो कहती थी कि अगर तुम ना चाहते, हम कहते हो कसूर उसका था, उनका नहीं, तुम ना चाहते लड़ाई नहीं हो सकती थी, उसको छोड़ देते, उसकी बात का जवाब न देते, उससे ना उलझते। तो ये बात जो है ऐसा नहीं है, जिंदगी भी एक गुजारना जो है, ये ऐसा नहीं मामला कि आप आवारा फिरते रहें, आवारा खानी करते रहें, आवारा गर्दी करते रहें, आवारा नोशी करते रहें और आवारगी जो है वो आवारगी हो और कहेंगे जनाब सारे काम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक करने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आखिर में कि मुझे याद है कि मेरे पे कोई ऐसी पाबंदी कभी हुई नहीं, सिवाय एक दो ये कि भाई अकेले नहीं जाना, कहीं ड्राइवर साथ हो, अगर ड्राइवर नहीं है तो चौकीदार हो, अभी भी शादी के बाद भी काफ़ी अर्से तक। तो क्या ये इस वजह से कि आपको लगता है कि माशरे में कोई मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, अकेली औरत का निकलना मुश्किल है, और अगर है तो ये सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स है ना। जब हम बचपन में थे ऐसा नहीं होता था। हमारी वालदा जो थी, हम पाकपट्टन में थे और जाती थी, बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पे जाती थी, दूसरी मिलाद की महफिलों में जाती थी, कोई से पूछना वाला, कोई मसला नहीं होता था, कोई कहाँ गया है, कोई कहाँ आया। तो ये जब आपके यहाँ मुआशरे में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम पैदा हो जाए, दरिंदे जो हैं वो खुले छोड़ दिए गए हों, तो फिर तो ये एहतियातें करनी पड़ती है ना। चलें, बस उम्मीद है कि अब ये इन एहतियातों के साथ शायद कोई आगे बेहतरी कभी आ जाए और हम भी कहें कि जिस तरह बाहर औरत हमेशा अपनी मर्जी से किसी भी वक्त तक फिर सकती है,
हम भी कभी यहाँ ये एक और मौजू है, पे इस पर गुफ्तगू करेंगे। सारे मसले आज ही हल नहीं कर लेने। चले ठीक है, फिर आप हमें मौका दीजिएगा, हम दोबारा करेंगे। नाजरीन, ये हमारी गुफ्तगू थी और मेरा ख्याल ये है कि इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीख बहुत से लोगों को मिली होगी कि और बहुत सारे हमें ये शौक क्यों है कि लोगों को फौरन सिखाने का? ये टीचर जो है इनका बड़ा प्रॉब्लम होता है। बस टीचर पैदा इसलिए वो कहती होते हैं हैं कि वो सिखाया कुछ सिखाएं, फौरन फिर इम्तिहान लेना शुरू कर देते हैं। आपकी बात जो है लोगों तक पहुंच गई, इंशाल्लाह असर भी होगा, कुछ ना कुछ, परेशान ना हुआ। चले बस ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, हमें इजाजत है इसी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।